हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 14 और 15 का जो आया हुआ है क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे। इसमें 16 के भी क्वेश्चन रहेंगे एमपी टेट के। तो ये क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड है और कुछ रिलेटेड टॉपिक से भी है जो कि आए हुए हैं एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में व्यावसायिक तार्किकता विकसित करने के लिए आप अध्यापक होने के नाते किस शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन है, कक्षा के वातावरण की व्यवस्था एक विमीय रूप से स्थापित करेंगे। विद्यार्थियों में हमें अच्छे बुरे, सामान्य से ऊपर, सामान्य से निम्न की श्रेणी निर्धारित नहीं करनी चाहिए। तो यही ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए समृद्ध कार्यक्रम नहीं है। पाठ्यक्रम में समृद्धि, वर्ग उन्नति, विशिष्ट कक्षा का प्रबंधन या फिर विशिष्ट आवासीय विद्यालय। तो समृद्ध कार्यक्रम नहीं है क्या प्रतिभाशाली बालकों के लिए। तो देखिए, विशिष्ट आवासीय विद्यालय जो है ये एक समृद्ध कार्यक्रम नहीं है। ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्न में कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तत्पर तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रमीय का नियम या फिर प्रभाव का नियम। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, बहु अनुक्रिया का नियम जो है नहीं होता है। आकलन करते समय शिक्षक सोचने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा छात्रों की अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करते हैं। शिक्षक किस प्रकार के आकलन का उपयोग करे हैं। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन या फिर अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के द्वारा आकलन। तो अधिगम के लिए आकलन कर रहे हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, छात्र मेडि एक छात्र मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। छात्रों को प्रेरित कहा जाता है आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, व्यक्तिगत रूप से या फिर अनुभवात्मक रूप से। तो बच्चा अपने से जो है अपने से कड़ी मेहनत कर रहा है, किसी दबाव में नहीं, यानी वो आंतरिक रूप से जो है अभिप्रेरित है। हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बुद्धि की मुख्य विशेषता क्या है। तर्क की योग्यता, बौद्ध बोध या समझने की क्षमता, अपसारी चिंतन, संवेगात्मक असफलता। तो इसमें ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, बोध या समझने की क्षमता ही क्या होती है, बुद्धि की एक प्रमुख विशेषता होती है। आगे है, साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी कारक का अस्तित्व द्वारा प्रस्तावित किया गया। बीने, बेबेज, थांडाइक या स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पहली अवस्था जो होती है वो संवेदी गामक अवस्था होती है, इसमें मांसपेशियों का ज्यादा यूज होता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमारा तीसरा हो जाएगा, ये जो होती है दूसरी अवस्था होती है। और तीसरी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाइगोत्स्की का कहना है कि एक बच्चा भाषा कार्यों को विकसित करने में 3 अवस्थाओं से आगे बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन उन अवस्थाओं में से एक नहीं है। सामाजिक वाक, नकारात्मक वाक, आभ्यंतरण वाक या अहम केंद्रीय वाक। ये नकारात्मक वाक्य जो है हमारा पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21 ए। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 21 ए है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में के रूप में ज्ञान किसी वस्तु या किसी समस्या घटना के पहलू की केवल एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। अवधारणात्मक केंद्र, अपरिवर्तनीयता, संरक्षण की समस्या या अहम केंद्रवाद। हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवधारणात्मक केंद्र। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वातावरण के संपर्क में आने से बच्चे में कौन सा प्रेरक विकसित होता है। जन्मजात प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, सामाजिक प्रेरक या शिक्षक प्रेरक। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक प्रेरक। अगला क्वेश्चन है,
तब होता है जब एक बच्चा कथित वस्तुओं को आंतरिक करने की कोशिश करते समय दो प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाता है, साम्यीकरण, अनुकूलन, आत्मसातकरण या फिर समायोजन। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साम्यीकरण। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? विकास का एक आयामी, विकास का दिशीय होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी व शीर्षागामी होती है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। आगे है विकासात्मक मनोविज्ञान के संदर्भ में विकासात्मक परिवर्तन घटित होते हैं वृद्धि के परिणाम स्वरूप पर्यावरण के साथ बच्चे की अंतःक्रिया के माध्यम से। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? आत्मसातकरण, साम्याधारण, समायोजन या असंतुलन असाम्याधारण। तो इसे समायोजन कहेंगे, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है बाल केंद्रित शिक्षा के जनक के रूप में जाना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में जो है रूसो को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक को खेल की कक्षा में विद्यार्थियों के साथ सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए क्योंकि यह आपको मानसिक रूप से बच्चों के करीब लाता है। इस तरह आप खेलकूद गतिविधियां भी कर सकते हैं। यह बच्चों को आपसे सहज बनाता है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बच्चों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षक को चाहिए परिवेश में सचित्र किसी भी चीज के लिए मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ना, इन छात्रों को हस्तलिखित नोट दे देना, केवल शिक्षण विषय वस्तु के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना, उन्हें विद्यालय के एक वर्ग में रखना। तो इसमें हमारा जो है पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिनमें को छोड़कर सभी शामिल हैं। ध्यान, अवधान, अनुभूति, स्व-साक्षात्कार, तर्क। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिनमें छोड़कर सभी शामिल हैं। किसको? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपके अनुसार बच्चा किस अवस्था में समाजीकरण करता है? पूर्वा बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त सभी। तो इसमें सबसे सुटेबल आंसर जो आएगा वो पूर्व बाल्यावस्था आ जाएगा। के समय से ये बच्चा जो क्या करता है, सामाजिकरण करना शुरू कर देता है। निरंतर मूल्यांकन प्रणाली का अर्थ मूल्यांकन की नियमितता, इकाई परीक्षण की आवृत्ति, पुनः परीक्षण है। अधिगम अंतराल का निदान करना, सुधारात्मक उपायों का उपयोग करना, छात्रों को उचित प्रक्रिया प्रदान करना। तो इसमें जो है पहला चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि तीनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। आगे है एक शिक्षक कक्षा या स्कूल में गतिविधियों का आयोजन करके छात्रों के जीवन कौशल विशेष रूप से रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच कौशल, सामाजिक कौशल और मुकाबला करने के कौशल से सुसज्जित करता है। इसके द्वारा शिक्षक की प्रथाओं का उपयोग कर रहा है। शिक्षा का अधिकार सतत और व्यापक मूल्यांकन, मापन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो अध्यापक है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो है परीक्षण कर रहा है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निराशा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो इसमें जो है विसर्ग संधि का उपयोग हुआ है। निर्धन आशा बराबर निराशा हो गया है। आगे है निम्नलिखित में वृश्चिक का अर्थ बताइए। मयूर, कोयल, नाग या बिच्छू। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। वृश्चिक का मतलब विच्छुक होता है। अगला क्वेश्चन है पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ, गति, प्रवाह, अक्षर ज्ञान। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? अर्थ होता है। आगे है बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेख, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा या फिर विचारों की अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। विचारों की अभिव्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता या व्याकरणिक नियम। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
सीखने की क्षमता का आकलन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हादिम ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। तो इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। आगे है, हिंदी भाषा अधिगम के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्यक्रम, शिक्षक सहायक सामग्री, बाल साहित्य या फिर अतिरिक्त पठन सामग्री। तो इसमें जो है पहला, हाँ, ये ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक सहायक सामग्री जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 360 डिग्री प्रगति कार्ड का क्या अर्थ है? प्रगति कार्ड द्वारा बच्चों का समग्र आकलन, रिपोर्ट कार्ड का 360 डिग्री में घुमाना या फिर प्रगति कार्ड में ग्रेडिंग प्रणाली के महत्व को कम करना, प्रगति कार्ड में असफल होना। इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रगति कार्ड के द्वारा बच्चों का समग्र आकलन। अगला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? भाषिक परिवेश, छात्रों का भाषा ज्ञान, विद्यालय का वातावरण या फिर कक्षा कक्ष अनुशासन। तो भाषिक परिवेश जो है सबसे ज्यादा होना अनिवार्य है। आगे है, प्राथमिक स्तर पर कविता पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है भाषा की लय व तुक की समझ में प्रयोग का विकास, सस्वर पठन क्षमता का विकास, शिल्प सौंदर्य की समझ का विकास, कवि को समझाने की क्षमता का विकास। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में पूछा गया प्रश्न, आई आज ई लोग के उठे के नईखे का इस वाक्य को अपने घर की भाषा में लिखो। बहुभाषिता को संबोधित करता है, अभ्यास कराने के लिए है, बच्चों को विभिन्न भाषाओं के लिखने का अवसर देता है या भाषा के व्याकरण से संबंधित है। तो बच्चों को विभिन्न भाषा लिखने में मौका बहुभाषिता को संबोधित करता है। इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चौमस्की निम्न में से किस कथन से संबंधित है? भाषकीय क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखते। एक मिनट, ये फिर से हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चामस्की निम्न में से किस कथन से संबंधित है? भाषी क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है, भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। तो नोम चॉम्स्की के द्वारा बच्चे में एक डिवाइस होती है जो उसके माध्यम से उसके भाषिक क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। इसमें हमारा ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में चुने जाने वाले पाठ ऐसे हों जो छोटे हों, अधिक लंबे हों, अनिवार्य मूल्य से अतप्रोत हों, बच्चों के संवेदना लोग के साथी बन सके। तो इसमें हमारा चौथा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, BICS कौशल है उच्च स्तरीय अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, अमूर्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल या फिर अनौपचारिक अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल। तो इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बालक द्वारा त्रुटियां करने पर उनके उपचार संबंधी सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। त्रुटियों का विश्लेषण कर और उनके पैटर्न को पहचान कर देने के बाद उचित शिक्षण विधि का चयन कर पुनः पढ़ाना, त्रुटियों पर घेरा बनाकर उनको सही करके लिख देना, त्रुटियों को विश्लेषण एक मिनट त्रुटियों का विश्लेषण कर और उनके पैटर्न को पहचान कर माता पिता को बताना, त्रुटियां शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा हैं, उन्हें सुधारना आवश्यक नहीं है। उसमें सबसे अच्छा आंसर जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में भाषा प्रयोग की दक्षता को प्रोत्साहित किया जाता है केवल व्याकरण के ज्ञान द्वारा, केवल लेखन के भरपूर अवसरों द्वारा, आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल द्वारा। तो यही ऑप्शन तीसरा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रितिका को बाल साहित्य पठन में रुचि है, वह कहानी का अंत जानने के लिए पठन कर रही है, इस पठन को क्या कहेंगे? बारीकी से पढ़ना, सरसरी दृष्टि से पढ़ना, गहन पठन या सस्वर पठन? तो इसे सरसरी दृष्टि से पढ़ना कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति है सजावटी, कठिन, तार्किक या फिर बढ़ेगा? तो इसकी जो प्रकृति है वो तार्किक है, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठचर्या होनी चाहिए सुसंगत और स्थैतिक, महत्वाकांक्षी और स्थैतिक और गतिविधि पर केंद्रित, महत्वाकांक्षी और सुसंगत। इसमें ऑप्शन जो है चौथा करेक्ट हो जाएगा, महत्वाकांक्षी और सुसंगत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गणितीय पाठचर्या के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें हमें गलत कथन बताना है। प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में कई गणितीय कौशल और प्रतिक्रियाओं को विकसित करना है। पाठ्यक्रम को यह सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित किया जाता है कि बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में गणितीय अवधारणाओं को लागू करके गणित में मूर्त आधार तैयार करें। वर्तमान गणितीय पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 5 तक तेजी से प्रसारित होता है। बेहतर समझ के लिए प्राथमिक स्तर पर ऋणात्मक संख्याओं की अवधारणा को पेश किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा कि ऋणात्मक संख्याओं को पेश किया जाना चाहिए, यही ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, गणितीय भाषा का अर्थ है विचारों को संप्रेषित करना, पारंपरिक प्रतीकों का उपयोग करना। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा के लिए टैनग्राम का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में सबसे कम प्रभावी है? दिक् स्थान संबंधी विवेचन, संख्या बोध, दृष्टिकरण या आकृति और दिक् स्थान? तो इसमें जो टैनग्राम का यूज होता है वो संख्या बोध के लिए कम जो है उपयोगी होता है। आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवधारणा को सिखाने के लिए डायंस ब्लॉक का उपयोग नहीं किया जा सकता है? इसमें डायंस ब्लॉक का उपयोग बताएं। प्रायिकता, स्थानीय मान, योग, घटाव। तो प्रायिकता के लिए नहीं किया जा सकता। ये डायंस ब्लॉक क्या होता है, इसमें 4 खाने इस तरह से बने रहते हैं और इनमें अंक रहता है जिससे बच्चे को जोड़, घटान, गुणा, भाग और नंबर और स्थानीय मान तो बताया जाता है, लेकिन प्रायिकता नहीं बताई जा सकती है। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन। तो इसमें शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन विधि नहीं है? साक्षात्कार, तैयारी, प्रश्नावली, चेक लिस्ट। तो इसमें बताना है कि कौन सी मूल्यांकन विधि नहीं है। तो इसमें जो है तैयारी मूल्यांकन विधि नहीं है, ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की पहचान पर, भाषाई नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री। तो इसमें ऑप्शन जो है दूसरा करेक्ट हो जाएगा, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभी प्रेरित नहीं है? एक सार्व कक्षा परीक्षा, एक प्रश्नावली, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन, निर्देशित शिक्षण। तो इसमें क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन, एक मिनट, इसमें उन विद्यार्थियों की सहायता नहीं, कौन सी विधि गणित की कक्षा में नहीं करेगी? हाँ, तो यही हमारा ऑप्शन जो है तीसरा करेक्ट हो जाएगा, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन जो है उनका अभिप्रेरित नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आगमन विधि किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापना के लिए, सूत्र द्वारा समस्या को हल करने के लिए, समस्या का हल खोजने के लिए, समस्या के हल को समझने के लिए। तो सूत्र स्थापना के लिए, इसमें ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा।
आ, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गणित में संकीर्ण उद्देश्य, एक मिनट, ये हाँ, गणित में संकीर्ण उद्देश्य निम्न में से किसमें मदद करते हैं? अमूर्तता को समझना, सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने वाले रोजगार योग्य वयस्कों को तैयार करने पर जोर देना, गणितीय रूप से सोचना, लाभ के लिए तार्किक निष्कर्ष ढूंढना। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, गणितीय रूप से सोचने में। आगे है अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? अब देखिए उसको करना था 5/3 से, लेकिन उसने कितने से कर दिया? 3/5 से। तो इसको हम माइनस करेंगे तो 5×3 = 15 एलसीएम हो जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बार जाएगा, फिर 5×3 = 15, 3 बार, 3×3 = 9, यानी अब जो है 15 में से 9 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ जो है 1 बचा, यानी 16/15 जो है बच गया। अभी क्या करेंगे, 16/15 को जो है 5/3 से 13 से सॉरी 5/3 से भाग दे देंगे, जो वास्तविक संख्या है। यानी यहाँ पे हो जाएगा 16/15 बटे के 5/3 गुणे 100। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 16/15 गुणे 3/5 गुणे 100। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी के 10, फिर 5 से काट देंगे तो 5 चौको 20, अब 5×3 = 15, 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी 16 चौका 64 आ जाएगा। यानी कितने का त्रुटि पाई गई? तो 64% की त्रुटि पाई गई। अगला क्वेश्चन है 64% का वर्गमूल क्या होता है? 64%, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, 64% यानी बटे 100। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्गमूल कितना है? 8 और 10 का हो गया इसका वर्गमूल। अब इसमें गुणे 100 कर देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी 80। किसका वर्गमूल है? 80 का। ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला है पहली 50 सम धनपूर्ण संख्याओं के औसत और पहली 50 विषम धनपूर्ण संख्याओं के औसत के बीच का अंतर बताना है। तो फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू, चूंकि Sn = 2a+l, हम पहली धन पूर्णांक ले रहे हैं यानी प्लस में ले रहे हैं, तो पहली धन पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 50 पूरा नंबर हो जाएगा, 50/2 हो जाएगा, और 2 से स्टार्ट होगा धन पूर्णांक, लास्ट वाला जो है 100 रहेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है 51 आएगा। ठीक है, और उसके बाद विषम विषम धन पूर्णांक जब लेंगे तो 50 तो टोटल नंबर रहेगा बटे के 2, और यहाँ पे विषम जो है 3 से स्टार्ट होगा, 3 से लेकर के 99 तक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब हम उनसे अंतर पूछा है तो 51 - 50 करेंगे, यानी 1 का अंतर आएगा। ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ जिसमें 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 4% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,504 वोट मिले जो कि वैध वोटों का 80% था। उस चुनाव में दर्ज किए गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि टोटल जितने भी उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, जिनका मतलब नहीं सॉरी उम्मीदवार नहीं, जितने भी वोट देने वाले थे उन सभी का जो है टोटल अगर हम जोड़ लेते हैं तो वो 100 हो जाते हैं कुल वोटर। ये वोटरों की संख्या हो गई, कुल वोटर, ये वोटरों की संख्या हो गई। और इसमें से डाला कितना है? 75% यानी 75x ने वोट डाले। कितने ने डाले हैं? तो 75 ने डाले हैं। अब हमको अमान्य कितना हो गया है ये निकालना है। तो टोटल जो है 75% डाले हैं, जिसमें से 4% अवैध हैं, 4/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, यानी 3x वोट जो है वो अमान्य है, ये अमान्य वाले हैं। अमान्य वोट हो गया, तो अब कुल वैध वोट पहले देख लेते हैं कितना आएगा। कुल
वैद्य। एक मिनट, पेन थोड़ा ज्यादा ही मोटा हो जा रहा है तो हम इसको पतला कर देते हैं। हाँ, कुल वैद्य ओट कितने हो जाएंगे? कुल वैद्य ओट जो हो जाएंगे वो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वैद्य कितना है, 75% तो डाला गया था, जिसमें से 3x अमान्य हो गए तो कितना बचेगा, 72x जो है हमारा मान्य हो गया। ये मान्य वोट है, इतने लोग जो हैं वो मान्य हैं जिन्होंने वोट डाले हैं। अब हमको निकाल लेना है कि मान्य, यहाँ पे उसने एक उम्मीदवार ने इतने वोट पाए जो कि वैध वोटों का कितना था, 80%, यानी 72x मान्य है, 72x का 80% कितना हो जाएगा, 9504 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और फिर इसको जब काटेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 0.4 गुणे, इसको भी काट देते हैं 2 से, 2 चौका 8, 2 5 10, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 बटे के 72 गुणे 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 165 आ जाएगा, तो 165 x का मान आ गया, ये x बराबर 165 है। और यहाँ पे पूछा हमसे तो दर्ज कुल वोटों की संख्या, वोटों की संख्या, तो कुल वोट कितने थे, 100x थे, यानी 165 गुणे 100 कर जाएगा, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, एक घन का विकर्ण 5√3 सेंटीमीटर है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, घन का विकर्ण जो होता है इसका फार्मूला होता है, घन का विकर्ण बराबर a√3, ठीक है। और यहाँ पे घन कितना दिया हुआ है, घन दिया हुआ 5√3 बराबर a√3, अंडर रूट कर गया, यानी 5 बराबर a आ गया। अब उसका पूछा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a², यानी यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे हम 25, अब 25 छक्का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यदि किसी संख्या के 1/6 भाग के 3/8वें भाग का 2/5वां भाग 52 है तो संख्या का 40% क्या होगा। मान लेते हैं संख्या x है, तो x के 1/6 भाग के 3/8वें भाग का 2/5वां भाग 52 है। अब इसको सॉल्व करिए, तो 3 दूनी के 6, 2 से 2 कट गया, अब इधर से ये कटेगा नहीं, तो x बराबर हमको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 पंच 40, यानी 52 गुणे 40 करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 चौको 20, 2080 आ जाएगा x का वैल्यू। तो संख्या का 40% कितना होगा, तो अब इसका बस हमको 40% निकाल लेना है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी 8 चौका 32 के 2 हाथ में लगाती, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 832, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 है, 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ए और बी की आयु का योग कितना है। तो पहले तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए और बी का रेशियो निकाल, सॉरी यहाँ 7 होगा तो निकालेंगे, और 8 वर्ष बाद, तो मान लेते हैं उनकी प्रेजेंट आयु जो है 4x और 7x है, तो 8 वर्ष बाद यानी दोनों में 8 8 जुड़ जाएगा, 8 8 जुड़ जाने के बाद रेशियो कितना हो जाता है, 2 और 3 हो जाता है। तो ठीक है, अब हम इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 क्या 12x हो जाएगा, और यहाँ पे 8 त्रिक 24 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह इधर करेंगे, 7 दूनी 14x हो जाएगा, और प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, 14 में से 12 जाएगा तो कितना 2x बचेगा, और इसको जब 16 को लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा,
तो 14 में से जब 6 जाएगा तो 8 बचा, और ये 8 बचा, इधर जो है एक में से एक जाएगा तो 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से जब भाग देंगे तो 2 चौक 8, 4 आ जाएगा, ये x बराबर 4। अब हमने a की आयु और b की आयु कितनी मानी थी, 4x मानी थी, 7x मानी थी, यानी यहाँ पे 4 गुणे 4 यानी 16 हो जाएगा, और इधर 7 गुणे 4 28 हो जाएगा। 16 और 28 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8, 14 को 4 हाथ में लगा, 1 2 1 3 1 4, 44 वर्ष आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है तीसरा आ जाएगा। खैर इसको बता ही देते हैं। यहाँ a का क्यूब करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। 3 अंक के बाद लगेगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 अंक। उसी तरह 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, और कितने अंक पे 3 अंक पे 5 का, तो पचम 25, 25 पचम 125, 3 अंक पे दशमलव लग गया, प्लस 5 टाइम 15, कितने अंक पे दशमलव लगा है, 1 अंक पे। उसके बाद गुड़े 8 7 56 हो जाएगा, कितने अंक पे, 2 अंक पे दशमलव लगा है, क्योंकि 8 और 7 दोनों में दशमलव लगा है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग गया है। अब हम इन सबको जब जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो है हमारा आंसर आ जाएगा 1.00। आगे देख लेते हैं। एक राशि 4/5 को 5/6 में बदल दिया जाता है, राशि में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। पहले 4/5 थी, लेकिन अभी कितना, उसको 5/6 कर दिया गया है। मतलब थी ये, लेकिन हो ये गई है, यानी 4/5 माइनस 5/6 कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 छक 30, यानी 6 चौका 24 हो जाएगा, और 5 हम 25 हो जाएगा, तो यानी कितना आया, 1/30 आ गया। यानी कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो 1/30 का डिफरेंस आया है। तो कहाँ से, यहाँ से नंबर जो है चेंज हुआ है, इससे चेंज होके ये बना है, तो यानी अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 1/30/4/5, तो इसको हम लिखेंगे 1/30 गुणे 5/4, और कितना प्रतिशत पूछा है तो गुणे 100 कर देंगे, तो 5 6 30, 6 बार गया, और फिर इसको काट देंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, हाँ 25 आ गया, यानी यहाँ पे आ गया 25/6। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौका 24, 4 बार जाएगा, दशमलव लगा दिए, 1 बच गया, और फिर 0 हो जाए तो 6 दूनी 12, यानी 1 बार जाएगा, 6 हो गया, 10 में से 6 गया 4, यानी एक 0 और लगा देंगे, 40 हो जाएगा। तो अब कितनी बार जाएगा, तो अब जो है 6 बार जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4.16%। तो 4.16 को हम 4.17 अप्रॉक्स में लिख सकते हैं, ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 9 संबंधी 16 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये फार्मूला होता है कि जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनका जो अनुपात होता है, दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात बराबर उनकी भुजाओं के, एक मिनट, ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो दो समरूप त्रिभुज हैं, उनकी भुजाएं हैं कितनी, 9/16 है। अब इनका वर्ग कर देंगे तो 9 का होता है 9 9 81, 16 16 में 256 हो जाएगा, यानी 81 संबंधित 256, ऑप्शन जो है चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में ए बी, यहाँ हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी सी, जहां पे ए बी बराबर ए बी, ए और बी बराबर ए सी, और जहां पे एंगल ए जो है 70 डिग्री का है, तो हमसे सी के लिए एंगल पूछ रहा है कि सी का एंगल कितना होगा। तो चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम यही मान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में सभी एंगल बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में कोण बराबर होते हैं,
और योग जो होता है कोणों का कितना आता है 180। तो हम ले लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना 180। एंगल जो है ए 70 दिया है, एंगल बी यक्स मान लेते हैं, एंगल सी भी यक्स हो जाएगा और 180। तो 170 में से 180 घटाएंगे तो 110 बचेगा और यहाँ पे 2x हो जाएगा। जब इसको फिर डिवाइड करेंगे x बराबर कितना 110 बटे के 2 हो जाएगा। 2 5 10, 2 5 10 कितना आएगा 55 आ गया। तो एंगल जो है सी कितना डिग्री आएगा, एंगल सी जो है वो 55 डिग्री का रहेगा। ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। ऑप्शन जो है इसमें दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है आकृति में कोण ए जो है कोणीय द्विभाजक है। ए जो है कोणीय द्विभाजक है तो ए ओ बराबर ए ओ 5 है, ए पी जो है 4 है। तो हमसे ओ और ए ओ और क्यू पूछा है, और क्यू ओ और क्यू पूछा है। तो ओ और क्यू जो है वो 3 हो जाएगा क्योंकि ये ट्रिपलेट का फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 4 है, ये 5 है, ये भी 4 हो जाएगा और ये जो है 3 हो जाएगा। ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है इस तरह से। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। जंगल, रेगिस्तान, पहाड़, महासागर। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा महासागर। केवलादेव धाना राष्ट्रीय उद्यान भी यूएनएसओ के निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध है। यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल रामसर साइट। इसमें दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल और डीजल जब अपूर्ण रूप से दहन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। आगे है पृथ्वी की कौन सी प्लेट भूकंप के लिए उत्तरदायी होती है। पृथ्वी की भूपर्पटी, पृथ्वी का मेटल, पृथ्वी का आंतरिक कोर, पृथ्वी का बाहरी कोर। तो पृथ्वी की भूपर्पटी जो होती है जिम्मेदार होती है। आगे है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तापमान, आर्द्रता, वायु गुणवत्ता या वर्षा। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा वर्षा। मृत सागर क्या है। एक समुद्र जिसका पानी जहरीला होता है, एक समुद्र जिसमें सभी महासागरों और समुद्र से अधिक नमक होता है, एक समुद्र जिसमें उच्च और निम्न ज्वार बहुत आते हैं, वह समुद्र जो जहाजों के लिए खतरनाक है। तो इसमें ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। मृत सागर में जो होते हैं समुद्र में सबसे अधिक नमक होता है। आगे देख लेते हैं नदी के जल में प्रदूषण का स्तर मापा जाता है एटीपी के द्वारा, एसटीपी द्वारा, बीओबी द्वारा। तो बीओबी द्वारा जितना ज्यादा बीओबी उतना ही ज्यादा प्रदूषित जल होता है। अगला है झूम खेती का अभ्यास किया जाता है केरल में, बिहार में, मेघालय में, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा मेघालय में। आगे है भारतीय वन्य जीव संस्थान WII कहाँ स्थित है। अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा देहरादून। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहां पर अधिकतम जोन अक्तीकरण क्षरण देखा गया। भूमध्य रेखा पे, एक मिनट पेन हमारा, हाँ, भूमध्य रेखा पे, उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पे। पीने के जल में फ्लोराइड की अधिकतम कार्य सांद्रता होती है 1 मिलीग्राम प्रति लीटर, 1.25 मिलीग्राम प्रति लीटर, 1.50 ग्राम मिलीग्राम प्रति लीटर या 1.75 मिलीग्राम प्रति लीटर। तो इसमें तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर। अगला है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है द्विदिशीय, चक्रीय, एक दिशी या बहुदिशात्मक। तो एक दिशी होता है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है जीवाश्म ईंधन बहुत अधिक का कारण बनता है ऊर्जा का, प्रदूषण का, परिवहन का, संरक्षण का। तो प्रदूषण का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है का उपयोग अंतरिक्ष में किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। प्रक्षेपित यानी भेजने या फेंकने के लिए। तो रॉकेट का, कक्षा का, दूरबीन का, गैल्वेनोमीटर का। तो रॉकेट का।
आगे है, एक डॉक्टर ने एक मरीज को कुछ दवाइयां दी और उसे गुड़, आंवला और अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी। यह मरीज से पीड़ित है, बुखार से, टाइफाइड से, मलेरिया से या फिर एनीमिनिया से। तो ये एनीमिनिया से प्रभावित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं? ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, जल, CO2। ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, जल, सूर्य का प्रकाश और CO2। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की कमी या अनियमित वितरण के कारण होता है? चक्रवात, भूकंप, सूखा, सुनामी। तो सूखा जो होता है वर्षा की अनियमितता के कारण होता है। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? कच्चा आम, अचार, आलू, चिप्स, दूध, पनीर, सेव, जैम। मतलब किस माध्यम से जो है हम चीजों को संरक्षित कर सकते हैं? तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, दूध, पनीर। मधुमक्खी किस परिवार से संबंधित है? एपीडी, वेस्पिडी, मार्फिडी, पियोनिडी। तो इस पे एपीडी हो जाएगा। स्केफिडी से जो होती है घरेलू मक्खी संबंधित होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग का वाहक है? क्यूलेक्स मच्छर, सीसी मक्खी, एडिस इस्पिजिस, फाइलेरिया कीड़ा। तो इसमें एक्यूलेक्स मच्छर जो होता है वही फाइलेरिया के लिए दिक्कत देता है। सीसी मक्खी जो होती है ये काट लेती है, अफ्रीका में पाई जाती है। काटने पे आदमी को जो है बहुत नींद आने लगती है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, केवल पर्यावरणीय समस्याओं के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए दूसरों को दोष देना, पर्यावरण के बारे में यथासंभव अधिक से अधिक तथ्य सीखना, भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एकीकृत पर्यावरण विषय विज्ञान के रूप में ईवीएस अध्ययन का क्या महत्व है? प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से संबंध स्थापित करने में जागरूक और सक्षम होना, सभी गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम होना, लिखित एवं प्रायोगिक में A+ प्राप्त करना, विज्ञान की शिक्षा का भाषा की तुलना में अधिक आनंद लेना। तो यही हमारा ऑप्शन जो है इसमें तीसरा ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एनसीएफ के अनुसार एकीकृत, एक मिनट, ये एनसीएफ के अनुसार एकीकृत ईवीएस का अर्थ है विज्ञान की विभिन्न अवधारणाओं के संदर्भ में ईवीएस की शिक्षण अवधारणाएं, प्रयोगों के माध्यम से ईवीएस पढ़ाना, ईवीएस को विज्ञान, सामाजिक वास्तविक जीवन की घटनाओं और प्रयोजन से संबंधित अवधारणाओं के अध्यायों के संयोजन के रूप में पढ़ना, या फिर गतिविधि आधारित उपागम में पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को पढ़ना। इसमें तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के साथ एकीकृत ईवीएस से संबंधित है वैज्ञानिक जांच और समझ, हस्त गतिविधि आधारित अनुभव और जांच, तकनीकी और मात्रात्मक कौशल। तो इसमें ऑप्शन जो है चौथा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। स्कूल आधारित सीसीई की विशेषता क्या है? यह पारंपरिक प्रणाली की तुलना में अधिक व्यापक और सतत है। यह भविष्य के जिम्मेदार नागरिक के रूप में शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत अधिगम और विकास में मदद करना है। या उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।